अच्छा, अब उसके अलावा कचरे को जो मैंने जिसे कहा कि मैं वैज्ञानिक विधियां आपको बताने वाली हूँ, तो वर्तमान पद्धतियां जिनसे कचरा नष्ट किया जाता है वो मुख्य रूप से क्या क्या है। आपने कई जगह देखा होगा कि कचरे को जला दिया जाता है ना, तो जलाना क्या कहलाता है? जलाना कहलाता है दहन। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है दहन। अगर हम उसे रासायनिक रूप से देखें तो किसे दहन कहते हैं? जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को ऊंचे तापमान पर ले जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन से उसकी जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, या कार्बन मोनोऑक्साइड यदि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये रासायनिक प्रक्रिया जो है वो दहन कहलाती है। तो कई बार कचरे को जला दिया जाता है। जलाने से उससे दूसरे नुकसान होते हैं, उससे कुछ कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन जलाना एक प्रक्रिया पहले से काफी लंबे समय से इसका उपयोग होता रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन अभी भी होता है। तो ये तो एक हो गई एक पद्धति। ठीक है, जैविक कचरे के लिए हम क्या करते हैं? जैविक कचरा यदि वो सिर्फ जैविक है, मतलब उसमें सिर्फ ऐसी ही चीजें हैं, आपने इस बात का ध्यान रखा है कि आपने जो जंगल का जो कचरा है उसमें आपने क्या कहते हैं, पन्नियां नहीं मिलाई है, या आपका किसी भोजनालय से कुछ खाना बचा हुआ है हर दिन, तो अगर उसमें कुछ अन्य चीज नहीं मिली हुई है तो इस प्रकार का कचरा या गोबर इत्यादि भी या तो उससे बायोगैस बना ली जाती है या फिर उससे खाद बनाई जा सकती है। तो खाद बनाना भी एक पुरानी प्रक्रिया है। आप एक गड्ढा खोद करके उसमें ये इस तरह का कचरा रोज डाल दीजिए और उसके बाद जो है कुछ या तो वो अपने आप काफी लंबे समय में खाद में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो उसको खा सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो उन जीवाणुओं का घोल भी कई बार इसमें डाल दिया जाता है, जिसे अगर आम भाषा में कहें तो सड़ाने के लिए किसी चीज को डाला जाता है ना। तो इस तरह से भी खाद बनाई जा सकती है। खाद बनाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि हर 50 लोगों का एक समूह जो है वो एक गड्ढा खोद ले और उसमें प्रतिदिन अपना रोज जो जैविक कचरा, घर का बचा हुआ खाना पीना जो कुछ भी है वो उसमें डाल दे और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दे, तो उतने में ही अच्छी खाद बन जाएगी। ये मिट्टी, ये जो खाद है, फिर आपके पेड़ पौधों के लिए ये बहुत अच्छी हो सकती है। बाजार से खाद खरीदने का क्या फायदा है ना। तो ये एक तरीका हो गया। दोबारा उपयोग करना, अगर जैसे मैंने कहा कि आप फलों के छिलके अगर जानवरों को खिला दें तो वो एक तरीके से उसका सदुपयोग हो गया। तो पुनरुपयोग, सदुपयोग भी एक और चीज है। यदि किसी चीज का पुनरुपयोग बिल्कुल संभव नहीं तो आप उसकी खाद बना सकते हैं। ये हुआ सिर्फ जैविक कचरे के लिए। पर हमारी समस्या ज्यादा बड़ी वाली है अजैविक कचरा, है ना, तो पन्नियां जो है। अच्छा, हिमाचल में पन्नियों पर प्रतिबंध है, जो बहुत अच्छी बात है। बाजार में लोग अपने थैले लेके जाते हैं और थैले में सामान खरीदते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा जो आप बाजार में नमकीन खरीदते हैं या चिप्स खरीदते हैं या बिस्किट खरीदते हैं, तो उनके जो आवरण होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? वो तो पन्नियों के बने होते हैं ना, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। तो बहुत सारे इस तरह के आवरण आपको यहाँ वहां फेंके हुए, गुटके की पन्नियां जो होती है, इस तरह के आवरण आपको हर जगह पड़े हुए मिल जाएंगे। तो पन्नियों का उपयोग कम है यहाँ पर, लेकिन शून्य नहीं है ना। और कई बार कपड़े की जो थैलियां भी होती हैं जो आपको दुकान से मिलती हैं, वो भी ऐसी होती है जो तुरंत नहीं गलती। उसको भी अगर आप वैसे ही फेंक देंगे तो उसको भी कुछ 50 साल लग जाएंगे गलने में। तो इसकी वजह से भी अजैविक कचरा जो है बहुत सारा उत्पन्न हो जाता है। एक तरीका यह है कि आप उसको जला दें, जो सबसे आसान तरीका है, लेकिन उसको बहुत ऊंची चिमनी के साथ में जलाएं तो उससे जो भी कार्बन या जो भी हानिकारक गैसें पैदा होंगी वो बहुत ऊपर चली जाएंगी। लेकिन ये कोई सुरक्षित तरीका नहीं है, क्योंकि कार्बन के कण जो होते हैं वो भारी होते हैं, हवा से भारी होते हैं, तो वो धीरे धीरे बाद में जो है नीचे बैठ जाते हैं। तो जलाना किसी भी प्रकार से, भले आप ऊंची चिमनी के साथ जलाएं, वो कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती, पर सबसे आसान जरूर है ना। तो जलाना, जैसे मैं फिर कहूंगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है जिसका आजकल इस पर बड़ा शोध कार्य हो रहा है, इसके आजकल कई आपको संयंत्र बाजार में मिल जाएंगे, उसे कहते हैं भस्मीकरण। आपने भस्म के बारे में सुना होगा, कई तरह की भस्म मिलती है ना, स्वर्ण भस्म, ये भस्म, वो भस्म। भस्म मतलब क्या होता है? भस्म का मतलब राख नहीं होता है कि आपने किसी चीज को जला दिया और जो बचा वो भस्म हो गया, नहीं। जब भी वैज्ञानिक तरीके से जब भी किसी चीज को नियंत्रित वातावरण में जलाया जाता है, नियंत्रित वातावरण से मेरा मतलब है कि आपने उसमें, मान लीजिए कि ऑक्सीजन, आपने इस बात पर ध्यान रखा है कि उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, जिस भी पात्र में आप उसको गर्म कर रहे हैं ना, यदि ऑक्सीजन नहीं, जिस भी भट्टी में आप गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। जलाना जब भी हम सोचते हैं, दहन जब भी हम सोचते हैं, तो ऐसे लगता है कि जब भी ऊंचा तापमान होगा तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, जलना।
नहीं, जलती कोई चीज तभी है जो उसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, तब उसका रासायनिक अपघटन होगा। तो यदि आपका एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का परमाणु है और उसमें एक बंध बना हुआ है मान लीजिए, तो वो बंध टूटेगा जब आप बहुत अधिक तापमान प्रदान करेंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से नियंत्रित रूप से किसी भी चीज को गर्म करने को उसे, और बहुत अधिक तापमान 600 डिग्री तक गर्म किया जाता है सामान्य तौर पे। तो उसमें 600 डिग्री तापमान इसलिए लिया जाता है कि उसमें अधिकांश जो अणु हैं वो अपघटित हो जाते हैं कार्बनिक पदार्थों के, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भस्मीकरण। अच्छा, तो अब ये पन्नियां और प्लास्टिक, अगर हम उसे रासायनिक रूप से समझने का प्रयास करें तो ये क्या चीजें हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। मुख्य उसका जो भाग होता है वो कार्बन होता है ना। तो ये सभी भारी कार्बन पदार्थ होते हैं, भारी पॉलीमर कहलाते हैं, जो इनके अणु बहुत बहुत लंबे चौड़े होते हैं, है ना। तो ये भारी कार्बनिक पदार्थ हैं। अक्सर जो पॉलीमर में क्या होता है, पन्नियां भी आती है और प्लास्टिक भी आती है। जो आपकी प्लास्टिक की कुर्सी है वो भी उसी में आती है ना। तो प्लास्टिक की भले, जैसे मैंने कहा, पन्नियों पे तो रोक है, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियों पर और मेजों पर तो कोई रोक नहीं है ना, तो लोगों के पास होती है। तो ये जो है, इन पदार्थों को यदि आप 300 डिग्री तक गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो वो विघटित हो जाते हैं और रासायनिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। 300 पर अपघटन होना शुरू होता है, वो भी अलग अलग पॉलीमर के लिए अलग अलग हो सकता है। पन्नी जो है वो 300 से थोड़े कम पर ही अपघटित हो सकती है, कुर्सी जो है 300 पर होगी, कोई अन्य पदार्थ शायद 350 पर भी होगा, अन्य पॉलीमर, है ना। तो इनको जब आप गर्म करते हैं वो छोटे 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 कार्बनिक पदार्थों में फिर टूटता जाता है, छोटे से छोटे से छोटे, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जिसका हम उपयोग करने वाले, है ना। इन छोटे पदार्थों में से अब कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, वो गैसीय होंगे, ठीक है। तो वो अस्थिर पदार्थ होंगे, तो वो क्या होगा कि वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और ये गैसें अक्सर जो होती हैं वो ज्वलनशील होती है, तो उनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब भारी जो कार्बन पदार्थ है उनका क्या होता है, भारी कार्बनिक पदार्थ जो है वो जो कच्चा तेल होता है, जो खनिज तेल होता है। खनिज तेल किसे कहते हैं, वो तेल जो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, जिससे बाद में, जिसको हम अलग अलग भागों में विभक्त करके उससे पेट्रोल, डीजल और इत्यादि बनाते हैं, है ना। तो वो खनिज तेल कहलाता है, जो मिश्रण होता है कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का। तो ये जो खनिज तेल है उसको जिस विधि से अलग अलग कार्बनिक पदार्थों में, तेलों में अलग किया जाता है, उस विधि को कहते हैं आसवन। आसवन में क्या होता है, हमने किसी चीज को बहुत गर्म किया तो वो गैसीय रूप में आ गई। जैसे पानी को बहुत गर्म करोगे आप, 100 डिग्री से ऊपर करोगे तो गैस, भाप बन जाएगा, है ना। उसी तरह से आपने इन खनिज तेलों को जब गर्म किया, ऐसे गर्म किया कि वो उनका वाष्पीकरण हो गया। अब उस वाष्प को आप अलग अलग पात्रों में इकट्ठा कर सकते हैं, जहां पे आप उसका संघनन करेंगे, संघनित करेंगे उसको, यानी कि आप उसका तापमान फिर कम कर देंगे। जब कम करेंगे तो वो फिर से जो है उसका तेल बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है, ये आसवन की प्रक्रिया कहलाती है। यही प्रक्रिया हम उपयोग करते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने चित्र बना के समझाई इसी बात को। ये है भट्टी। भट्टी के अंदर कचरा पड़ा हुआ है ना, मैंने थोड़ा सा कचरा बना दिया उसके अंदर। तो ये आपकी भट्टी है। भट्टी मतलब कोई भी चीज जो बहुत गर्म होती है। अब इसको आप गर्म कैसे कर रहे हैं, आग तो लगानी नहीं है। अब हमने बात की कि हमें जलाना तो है नहीं, क्योंकि आग कैसे लगेगी जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो अब उस चीज को गर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तारों से गर्म कर सकते हैं। तो तारों की कुंडलियों से गर्म कर सकते हैं आप उसको, बिजली से गर्म कर सकते हैं। तो आपने उस भट्टी को बिजली से गर्म किया 600 डिग्री से अधिक तापमान तक। 600 न्यूनतम बोल रही हूँ मतलब मैं, है ना। अच्छा, अब इससे क्या निकला, मैंने बताया कि कुछ चीजें जो वाष्पीकृत होकर के एकदम शुरू में निकल गई थी, बहुत छोटे कार्बनिक पदार्थ जो बन गए थे, वो ज्वलनशील गैस के रूप में निकल जाएंगे। इसको आप एक पाइप लगा करके घरों में भी भेज सकते हैं, जैसे बायोगैस होती है, तो इसका जलाने में भी उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, अब जो खनिज तेल वाला पदार्थ था, है ना, वो बड़ा गाढ़ा तेल, जैसे कच्चा तेल, मिट्टी का तेल है, उस प्रकार का पदार्थ है। अब उसका क्या किया जाए, उसका वही किया जाए जो हम पेट्रोलियम के साथ करते हैं। उसका हम आसवन करेंगे। तो ये आसवक के अंदर हम उसको प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम जगह जगह पर संघनक लगा देंगे, जिससे उसका वहां पे तापमान कम होगा। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान पर ये जो है तेल में परिवर्तित होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हम सबको अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं और इन तैलीय पदार्थों का फिर अलग अलग ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या फिर इनमें से कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका अन्य रसायनों को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये जो ज्वलनशील गैस है मैंने बताया, या तो आप उसको सीधे जलाने में उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर लीजिए, या फिर उसी को आप वापस एक ईंधन के रूप में प्रयोग कर लीजिए कि आप भट्टी के बाहर से आग लगाएं, बाहर से, है ना, अंदर तो ऑक्सीजन नहीं पर बाहर तो है, ठीक है। तो आप भट्टी के बाहर से भी आग लगा के उसी गैस का उसी भट्टी को गर्म करने के लिए भी दोबारा उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के संयंत्र, ये अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक रेखा चित्र बनाया है ना। जब आप जाकर के कहीं पे देखेंगे तो ये वास्तव में बहुत बड़े बड़े संयंत्र होते हैं। और इसमें सिर्फ 2 नहीं, कई संघनक हो सकते हैं, है ना। अलग अलग पाइप से अलग अलग जगह पर चीजें जा रही हैं, कहीं गैस जा रही है, कहीं तेल जा रहा है, इत्यादि, है ना। तो ये मैंने बहुत ही साधारण सामान्य सा रेखा चित्र यहाँ पर बनाया है। अच्छा, इस प्रक्रिया में कुछ ठोस कार्बन भी उत्पन्न होता है। कार्बन एक ऐसी चीज है ना कि जब कोई भी चीज आप जलाते हैं या गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ निकल जाता है, कार्बन बच जाता है। वही काला काला पदार्थ होता है जिसको आप राख कह लीजिए, जिसको आप कार्बन कह लीजिए। तो कुछ ना कुछ ठोस कार्बन जरूर इस प्रक्रिया में बनता है, और इस ठोस कार्बन को यदि आप सही ढंग से इस भस्मीकरण की प्रक्रिया को करें, यदि पूरी तरह से बिल्कुल भी उसमें ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ किसी भी निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में किया जाए, तो ये ठोस कार्बन जो है फिर ये बहुत, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है ना। और यदि थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन है आपकी भट्टी में, तो फिर कार्बन की जगह आपको राख प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग चीजों को अलग अलग थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है, आप कभी तो ठोस कार्बन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, कभी तेल ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, कभी गैस ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि। पर ये मुख्य रूप से ये उसका मूलभूत आधार है। ठीक है। तो ये तेल, जैसे मैंने बताया, ये तेल और कार्बन का बैटरी बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। वो कार्बन की गुणवत्ता पे थोड़ा निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को हम ये भस्मीकरण संयंत्र को चलाते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात बहुत ये है, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो हमें जब जैविक अजैविक कचरे को अलग अलग ढंग से हमें उसका निष्पादन करना है ना, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जैविक और अजैविक कचरे को रोज अपने घर पे अलग अलग करें, या अगर आपके गांव में, शहर में जो भी कूड़ेदान है, तो उसमें जैविक कचरा अलग और अजैविक कचरा अलग ही फेंका जाना चाहिए। क्योंकि अगर सब मिला देंगे, मान लीजिए मैंने गीला सूखा कचरा मिला दिया, अगर पानी है, गीली चीज हमने भट्टी में डाल दी, पहली बात तो ये कि उस गीली चीज का या फलों के छिलकों का हम कुछ दूसरा अच्छा उपयोग कर सकते थे, उन जानवरों को खिला सकते थे, कुछ भी अच्छा खाद बना सकते थे, है ना। तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब उस पानी की वजह से और वो गीले कचरे के मिश्रण की वजह से जो आपकी भट्टी में हो रहा है वो भी धीरे से होगा, वो प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज, इस प्रकार के भस्मीकरण संयंत्रों में आपको सूखा कचरा ही डालना है, ज्यादातर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाला जाता है उस कचरे को, है ना। और जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग करके ही इस प्रकार की तभी कुछ भी संभव है ना। और इसीलिए कई बार लोग कहते भी हैं कि हमने कचरा अलग कर भी लिया तो उससे क्या फायदा, वो तो बाद में तो मिला दिया जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। आप स्वयं सीखिए, बच्चों को विशेष रूप से ये चीज सिखाइए कि वो कचरा हमेशा जैविक और अजैविक अलग अलग करके फेंके। पन्नियां और कुछ भी गीली खाने की चीज इकट्ठी ना फेंके। ये बच्चों को ये संस्कार देना, ये शिक्षा देना बहुत आवश्यक है।